मैंने अपनी ही शादी की सेरेमनी में एक ऐसा वीडियो चला दिया जो बच्चों के देखने लायक नहीं था। शुरुआत में रिश्तेदार और दोस्त यही समझे कि मैं इतना बड़ा प्रैंक कर रहा हूँ, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो पता चला कि वीडियो की हीरोइन आज की दुल्हन लियू रोयान थी और हीरो मैं नहीं बल्कि कोई और था। तभी सब शौक में थे कि पता चला दुल्हन लियू रोयान अभी तक आई ही नहीं थी। सभी रिश्तेदारों और मेहमानों की हैरान नजरों के बीच मैंने एक हाथ में माइक्रोफोन पकड़ा और दूसरे हाथ से लियू रोयान को कॉल लगा दी। पहली कॉल उसने नहीं उठाई, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और दोबारा कॉल किया। इस बार कुछ रिंग के बाद उसने कॉल उठा ली। फोन के दूसरी तरफ से कार के हॉर्न साफ सुनाई दे रहे थे और हॉल में बैठे मेहमान इंजन की आवाज भी साफ सुन सकते थे। सब लोग आपस में चर्चा करने लगे कि लियू रोयान कार लेकर कहाँ चली गई। क्या लियू फैमिली की बड़ी बेटी शादी से भाग रही है? मैंने शांत स्वर में पूछा, तुम कहाँ हो और यहाँ से क्यों चली गई? लियू रोयान ने चिढ़कर कहा, मुझे एक बहुत जरूरी काम है, एंगेजमेंट सेरेमनी बाद में फिर से कर लेंगे। मैंने तुरंत पूछा, ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो हमारी एंगेजमेंट सेरेमनी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इस पर लियू रोयान गुस्से और बेसब्री से बोली, मैंने कहा ना बाद में फिर से कर लेंगे, मैं ड्राइव कर रही हूँ, अभी बात नहीं कर सकती। मैं ठंडी हंसी के साथ बोला, तुमने कह दिया तो फिर से हो जाएगी? तुमने इस पूरे हॉल और इतनी दूर से आए मेहमानों को क्या समझ रखा है और मेरी चेन फैमिली की क्या इज्जत रह गई? मैंने इस एंगेजमेंट सेरेमनी की तैयारी पूरे 6 महीने तक की और तुम एक बाद में कर लेंगे कहकर सब खत्म कर दोगी। आखिर में तुम किसके साथ दोबारा करोगी? दूल्हा क्या तब भी मैं ही रहूंगा? ये सुनते ही पूरा हॉल बिल्कुल शांत हो गया। लियू रोयान भी एक पल के लिए घबरा गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि हमेशा चुप रहने वाला चेन मो आज ऐसी बातें कर रहा है। वह बोली, चेन मो, तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम एंगेजमेंट तोड़ना चाहते हो? मैंने शांत स्वर में कहा, एंगेजमेंट तो शायद मैं नहीं कोई और तोड़ रहा है। मैंने तुमसे कहा था कि पहले हॉस्पिटल जाना है, वहाँ कोई मेरी जान बचाने का इंतजार कर रहा है। मैं हल्का सा हंस पड़ा और बोला, क्या तुम डॉक्टर हो? तुम्हारे जाने से ही किसी की जान बच जाएगी तो मुझे बताओ हॉस्पिटल में कौन पड़ा है? क्या वह अभी इसी पल मर जाएगा? क्या एक मिनट भी इंतजार नहीं कर सकता? तुम्हें सेरेमनी के बीच में ही जाना जरूरी था? नीचे बैठे लोग, यहाँ तक कि लियू फैमिली के लोग भी सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसा कौन है जिसकी वजह से हमेशा ठंडी और घमंडी मानी जाने वाली लियू फैमिली की बड़ी बेटी इस अहम समय पर खुद कार चलाकर हॉस्पिटल चली गई। तभी लियू रोयान ने ठंडी आवाज में कहा, मेरा असिस्टेंट ये फैन। ये दो शब्द सुनते ही पूरा हॉल हंगामे से भर गया। ये फैन क्या वही जो मिस लियू का असिस्टेंट है? मिस लियू ने ग्रेजुएशन के बाद उसे खुद रिक्रूट किया था। सुना है ये फैन बेहद हैंडसम है और मिस लियू के साथ उसकी इतनी क्लोज फ्रेंडशिप है जैसे दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हों। लेकिन किसी अमीर फैमिली में कोई मेल बेस्ट फ्रेंड भी होता है क्या? चारों तरफ चर्चा बढ़ती देख लियू फैमिली की बुजुर्ग मैडम लियू हुइकिंग बेचैन हो गई और तुरंत लोगों को मेरा फोन छीनने भेज दिया। लेकिन मैं पहले से तैयार था। मैंने गार्डन में 200 जवान लड़कों को सिक्योरिटी के लिए लगा रखा था जिन्होंने चारों तरफ घेरा बना लिया था। मैंने फिर पूछा, उसे क्या हुआ है? इस बार भी सिर्फ सर्दी बुखार है या फिर उसे साइकिल ने टक्कर मार दी? मुझे हमेशा से तुम दोनों के रिश्ते पर शक रहा है। आखिर लियू फैमिली का असली प्रेसिडेंट कौन है? अगर वह सिर्फ एक छोटा सा असिस्टेंट है तो फिर तुम जैसी बड़ी बेटी अपने होने वाले पति को छोड़कर उसकी सेवा करने क्यों दौड़ी चली जाती हो? लियू रोयान गुस्से में बोली, चेनमो, क्या तुम ताने मारना बंद नहीं कर सकते? वह सिर्फ मेरा असिस्टेंट नहीं मेरा दोस्त भी है। अगर तुम उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो इसका मतलब मेरी भी रिस्पेक्ट नहीं करते। उसकी बात सुनकर मेरा दिल एक पल को कांप उठा। हाँ, मैं अच्छी तरह जानता था कि उस असिस्टेंट की रिस्पेक्ट न करने की कीमत क्या होती है। पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है और लाश सड़क पर पड़ी मिलती है। पिछली जिंदगी में भी मेरी कम उम्र में मौत का कारण यही ये फैन था, लेकिन इस बार मैं दोबारा जन्म लेकर लौटा था। अब मैं इस हरामी लड़के और हरामजादी औरत की जोड़ी को कदम कदम पर बदनाम करूंगा। उनकी ऐसी बदनामी होगी कि सदियों तक लोग उन्हें याद रखेंगे। उन्हें बदनाम करना मेरी पूरी प्लान का पहला कदम था। इतना कहकर मैंने आगे कहा, लगता है तुम्हारे लिए तुम्हारा यह दोस्त मुझ जैसे होने वाले पति से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा है तो आज एक फैसला कर लो, मैं और ये फैन, तुम किसे चुनोगी? लियू रोयान ने कभी नहीं सोचा था कि मैं उससे ऐसा सवाल पूछूंगा और उसे इस तरह मजबूर कर दूंगा। उसके दिल में वह और ये फैन एक दूसरे के बेहद करीब थे, लेकिन मेरे मुंह से उनके रिश्ते पर इतना गंदा शक सुनकर वह अंदर तक हिल गया। मैंने दोबारा पूछा, जवाब दो, तुम किसे चुनोगी? इस बार भी मैं पीछे नहीं हटा। लियू रोयान ने मन ही मन मेरी और ये फैन की तुलना की। उसे लगा कि ये फैन उसे मुझसे ज्यादा समझता है, हर बात में उसकी मर्जी का ख्याल रखता है। आखिर उसने बिना सोचे बोल दिया, ये फैन। इतना कहकर उसने जल्दी से कॉल काट दी और तेज स्पीड में हॉस्पिटल की तरफ निकल गई। लेकिन ये शब्द बोलते ही उसके दिल में अचानक अजीब सी घबराहट होने लगी, जैसे उसकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट इंसान उससे हमेशा के लिए दूर जा रहा हो। दूसरी तरफ हॉल में बैठे सभी रिश्तेदारों और मेहमानों ने उसके मुंह से उसका फैसला अपनी कानों से सुन लिया। अब कोई भी उसकी तरफदारी नहीं कर रहा था। कोल्ड ब्यूटी गॉडेस वाली उसकी पूरी इमेज एक पल में टूट गई। बूढ़ी मैडम लियू हुइकिन ने अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी शर्म महसूस की। उन्हें अपनी पोती लियू रोयान पर गुस्सा भी आ रहा था और मुझ पर भी कि मैंने इतने लोगों के सामने सारी बात खोल कर रख दी। उन्होंने तुरंत लियू फैमिली के एक नौकर को बुलाकर कहा, जाओ उस नालायक लड़की को अभी इसी वक्त वापस लेकर आओ और अगर वो ये फैन मर गया है तो मरने दो, अगर अभी जिंदा है तो उसे सच में मरवा दो। उसी समय लियू रोयान हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। वह सफेद वेडिंग ड्रेस पहने हुए हॉस्पिटल के कॉरिडोर में दौड़ रही थी। हॉस्पिटल में किसी ने पहले कभी दुल्हन को वेडिंग ड्रेस में दौड़ते नहीं देखा था। हर कोई सोच रहा था कि आखिर मामला क्या है। कुछ ज्यादा इमोशनल लड़कियों ने तो अपने मन में पूरी स्टोरी बना ली कि शायद इस खूबसूरत लड़की का बॉयफ्रेंड बहुत सीरियस बीमारी से जूझ रहा है और आज रात शायद बच नहीं पाएगा, इसलिए वह अपनी वेडिंग ड्रेस पहनकर उसे आखिरी बार देखने आई है। ये सोचते ही कई लड़कियों ने तुरंत मोबाइल निकालकर उसकी फोटोज ली और इंटरनेट पर अपलोड कर दी। पिछली जिंदगी में भी इंटरनेट पर यही पब्लिक ओपिनियन इतना फैल गया था कि जब सबकी पहचान सामने आई तो पूरी जिंदगी मुझे
धोखा खाए हुए पति यानी ग्रीन हैट पहनने वाले आदमी के रूप में देखा गया। पिछली जिंदगी में लियू रुयान शादी छोड़कर भाग गई थी। हालांकि लियू फैमिली ने उसे कड़ी सजा दी और ये फैन को भी खत्म करना चाहा, लेकिन लियू रुयान ने अपनी जान दांव पर लगाकर उसे बचा लिया और मैंने उस वक्त भी उसे माफ कर दिया था। लेकिन इंटरनेट के कीबोर्ड वॉरियर्स ने मुझे ही जालिम विलन बना दिया। उन्होंने कहा कि मैंने फैमिली पावर का इस्तेमाल करके लियू फैमिली पर दबाव डाला, लियू रुयान को जबरदस्ती मुझसे शादी करने पर मजबूर किया और उसके सच्चे प्यार ये फैन को उससे छीन लिया। लोगों की नजरों में ये फैन एक स्ट्रॉन्ग हीरो था जो हर मुश्किल के बाद भी लियू रुयान से प्यार करता रहा और हमेशा उसकी रक्षा करता रहा, जबकि मैं पूरी दुनिया की नजरों में सबसे बड़ा विलन बन गया। लियू रुयान ये सब जानती थी, लेकिन उसने कभी भी मेरे लिए एक शब्द नहीं बोला। उसने हमेशा सिर्फ ये फैन की रेपुटेशन बचाई। उसकी नजरों में मेरी कोई जगह ही नहीं थी। इस समय एंगेजमेंट हॉल में मैंने माइक्रोफोन हाथ में लेकर नीचे बैठे सभी मेहमानों से कहा, चूंकि लियू फैमिली की बड़ी बेटी अपना फैसला कर चुकी है, इसलिए मैं भी उनके प्यार को पूरा करूंगा। मैडम लियू हुईकिन को समझ नहीं आ रहा था कि मैं आगे क्या कहने वाला हूँ, लेकिन उन्हें अंदर ही अंदर बेचैनी महसूस होने लगी। उन्होंने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो मुझे आगे बोलने नहीं देंगी। वह अपने बूढ़े शरीर को संभालते हुए स्टेज के सामने आई और बोली, चेनमो, जो भी बात है हम फैमिली के लोग दरवाजा बंद करके आराम से बात करेंगे। रुयान अभी छोटी है, उसे समझ नहीं है, उससे गलती हो गई, हम उसे समझा देंगे। तुम नीचे आओ और माइक्रोफोन मुझे दे दो। मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा। जिस औरत को मैं इतने सालों से दादी कहता आया था, उसे देखकर एक पल के लिए मेरा मन भी भर आया। चेन फैमिली में हमेशा से लोग कम थे। मेरे पैदा होने से पहले ही दादा दादी गुजर चुके थे। हाई स्कूल में मेरे माता पिता भी एक्सीडेंट में चल बसे। इतनी बड़ी चेन फैमिली में आखिर सिर्फ मैं ही बचा था। उस समय लियू फैमिली ने मुझे अपनापन और सहारा दिया था, लेकिन अब मुझे पता था कि उनका असली मकसद शुरू से ही चेन फैमिली की पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना था। इस बार दोबारा जन्म लेकर मैं वही हिस्ट्री दोबारा नहीं होने दूंगा। मैंने उनकी तरफ देखकर कहा, मैडम लियू, आपका सरनेम लियू है और मेरा चेन। हमारे बीच फैमिली जैसा रिश्ता कब से हो गया? जिस पल आपकी पोती ने अपना फैसला चुना, उसी पल उसका होने वाला पति मैं नहीं बल्कि ये फैन बन गया और आज मैं चेन फैमिली के हेड की हैसियत से आपसे बात कर रहा हूँ। मैडम लियू हुईकिन समझ गई कि इमोशनल कार्ड अब काम नहीं करेगा। वह बेबस होकर स्टेज पर खड़ी मुझे देखती रह गई। फिर मैं मुड़कर नीचे बैठे सभी मेहमानों से बोला, आप सभी से मैं माफी चाहता हूँ कि आपने अपनी कीमती टाइम निकालकर मेरी एंगेजमेंट सेरेमोनी में आने की तकलीफें उठाई और बदले में आपको ये तमाशा देखना पड़ा। लेकिन मैं वही कहूंगा, मैं उनके प्यार के बीच नहीं आना चाहता। चूंकि लियू फैमिली की बड़ी बेटी किसी और से प्यार करती है तो मैं उनके रास्ते में क्यों आऊं? इसलिए आज से मैं और लियू रुयान अपनी एंगेजमेंट खत्म करते हैं। मेरे इतना कहते ही मेरा होने वाला ससुर चिन हाय न जाने कहां से हिम्मत जुटाकर सीधे स्टेज पर चढ़ आया और गुस्से में चिल्लाकर बोला, मैं इस फैसले को नहीं मानता। चिनमो, तुम्हें एंगेजमेंट तोड़ने का कोई हक नहीं है। मैंने शांत स्वर में कहा, मिस्टर चिन, आपको किस बात पर एतराज है? आपकी बेटी अपना फैसला करके अपने प्यार के पास जा चुकी है। अब आप चाहते क्या हैं? क्या मैं लोगों को भेजकर उसे पकड़कर वापस ले आऊं? किसी को कैद करना इलीगल भी है और गलत भी। चिन फैमिली कभी ऐसा काम नहीं करती। मेरे संस्कार इसकी इजाजत नहीं देते। मेरी बातों ने सीधे लियू फैमिली की इज्जत पर चोट कर दी। साफ था कि मैं कह रहा था कि उनकी परवरिश में ही कमी है। चिन्हाई का चेहरा लाल पड़ गया। वह बोला, चेनमो, रुयान को शायद पता ही नहीं था कि ऐसा करने से एंगेजमेंट टूट जाएगी। अगर उसे पता होता तो वह जरूर वापस आ जाती। बस उसे एक और मौका दे दो। उसकी गुहार सुनकर मैं हल्का सा मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए बोला, मिस्टर चिन, आपको कैसे पता कि मैंने उसे मौका नहीं दिया? रास्ता उसने खुद बंद किया है। क्या आप वेडिंग शुरू होने से पहले वाला वीडियो भूल गए? आपकी बेटी और ये फैन का रिश्ता बहुत पहले ही उस हद तक पहुंच चुका था। अब आपके विरोध करने से क्या बदल जाएगा? आपका नया दामाद इस वक्त हॉस्पिटल में पड़ा है। मुझे लगता है कि आपको यहाँ खड़े रहने के बजाय उसकी चिंता करनी चाहिए। और हाँ मैडम लियू, क्या आपकी तीसरी पीढ़ी के लिए भी घर जमाई ही चाहिए था? अगर पहले बता देती तो मैं बहुत पहले ही पीछे हट जाता और इतना बड़ा तमाशा भी नहीं होता। हॉल में बैठे सभी मेहमानों ने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने शांत और रॉयल अंदाज में सब संभालूंगा। चिन्हाई इतना अच्छा दामाद खोना नहीं चाहता था। वह आखिरी कोशिश करते हुए मेरे पास आया और धीरे से बोला, चैनमो, बड़े घरानों की शादी ऐसी ही होती है। तुम अपनी जिंदगी जियो, वो अपनी। रुयान इतने साल तुम्हारे साथ रही है, अब तुम ऐसे कैसे मुंह मोड़ सकते हो? उससे बस एक गलती हो गई है, उसे माफ कर दो। उसे शादी करोगे तो आधा लियू फैमिली बिजनेस तुम्हारा हो जाएगा। पुराने रिश्ते और इतनी दौलत की खातिर एंगेजमेंट मत तोड़ो। उसकी बातें सुनकर मेरे मन में आया कि क्या इस बूढ़े की अकदल सच में घास चरने चली गई है? इतनी बड़ी बेइज्जती के बाद भी वह चाहता है कि मैं सब सह लूं, जबकि आज तक मेरा और लियू रुयान का रिश्ता बिल्कुल साफ था। गले मिलने और किस के अलावा हमारे बीच कभी कुछ नहीं हुआ। एक बार धोखा खा चुका हूँ, लेकिन दूसरी बार कभी नहीं खाऊंगा। मैंने सबके सामने कहा, चेन फैमिली के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। हमें लियू फैमिली की दौलत की जरूरत नहीं। और अब मैं दूसरी अनाउंसमेंट करता हूँ, आज से चेन फैमिली लियू फैमिली की स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं रहेगी। जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो पूरे होंगे, लेकिन उसके बाद लियू फैमिली के साथ कोई नया प्रोजेक्ट साइन नहीं किया जाएगा। ये सुनते ही सिर्फ चिन्हाई ही नहीं, मैडम लियू हुईकिन भी सन्न रह गई। गुस्से और सदमे से उनका शरीर जवाब दे गया और वह वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। सब लोग चिल्लाने लगे, जल्दी करो, मैडम को हॉस्पिटल ले जाओ। लियू फैमिली के लोग उन्हें उठाकर तुरंत हॉस्पिटल ले गए। चिन्हाई ने भी बेबसी से सिर हिलाया और उनके पीछे चला गया। मैं वहीं रुकर सभी मेहमानों को शांत करता रहा। देर रात जब सारे मेहमान चले गए और शोर पूरी तरह खत्म हो गया, तब चेन फैमिली मैंशन फिर से शांत हो गया। लेकिन इस सन्नाटे के नीचे एक बड़ा तूफान छिपा था। मैं और शन यूचू लिविंग रूम में लौटे। हम दोनों हैंगओवर टी पीते हुए बिना कुछ बोले बैठे रहे। शन यूचू देर से खिलने वाले ब्लैक रोज की तरह थी। वह ज्यादा दिखावा नहीं करती थी, लेकिन उसकी खूबसूरती और आकर्षण से नजर हटाना मुश्किल था। अगर लियू रुयान बर्फ पर खिली स्नो लोटस थी, तो शन यूचू एक रहस्यमयी ब्लैक रोज थी। वह मुझसे 3-4 साल बड़ी थी। चेन फैमिली ने उसे अडॉप्ट
जॉब किया था, लेकिन कुछ समय बाद ही मेरी माँ मेरे साथ प्रेग्नेंट हो गई। मेरे जन्म के बाद भी चेन फैमिली ने कभी शेन यूचू के साथ भेदभाव नहीं किया, उसे हमेशा अपनी असली बेटी की तरह पाला। आखिरकार शेन यूचू ने ही चुप्पी तोड़ी। वह बोली, चेन मो, क्या तुम सच में बात यहीं खत्म कर दोगे? लियू रुयान ने तुम्हारे साथ जो किया उसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। उसने तुम्हारे सच्चे प्यार की इतनी बड़ी बेइज्जती कैसे कर दी? इतना कहते कहते शेन यूचू रो पड़े। इस बार मैंने भी खुद को मजबूत दिखाने का नाटक नहीं किया। मेरा पूरा शरीर जैसे टूट गया हो। मैं कुर्सी पर ढहकर बैठ गया। मेरी आंखें बिल्कुल खाली थीं। उनमें दुख, निराशा, बेबसी और यकीन न कर पाने का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। दोबारा जन्म लेने के बाद भी मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि लियू रुयान मेरे साथ ऐसा कर सकती है। आज शादी छोड़कर भाग जाने से जो बेइज्जती हुई वह तो सिर्फ शुरुआत ही। मैंने जो कुछ सहा था उसकी तुलना आज की घटना से हो ही नहीं सकती। 10 साल बाद पिछली जिंदगी में लियू रुयान ने सिर्फ ये फैन का बदला लेने के लिए मुझे इतनी बेरहमी से पीटा था कि मैं हमेशा के लिए वेजिटेटिव स्टेट में चला गया था। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, यह मामला यहीं खत्म नहीं होगा। लियू रुयान तो बात ही बात है। सबसे पहले मैं लियू फैमिली से उसकी इस चॉइस की कीमत वसूल करूंगा। फिर मैंने शेन यूचू की तरफ देकर पूछा, एक औरत के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? उसके जवाब देने से पहले ही मैंने खुद कहा, आज मैंने सबके सामने लियू रुयान की चीटिंग सबूतों सहित पब्लिक कर दी। इससे दुश्मन को जितना नुकसान हुआ उतना थोड़ा नुकसान मुझे भी हुआ। लेकिन अब इस जिंदगी में लियू रुयान किसी भी अमीर घराने में शादी नहीं कर पाएगी। लियू फैमिली कभी भी उसे ये फैन के साथ रहने नहीं देगी। हमें उन दोनों के खिलाफ कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लियू फैमिली खुद ही दोनों को सजा देगी। हमें सिर्फ लियू फैमिली को खत्म करना है। मैं चाहता हूँ कि उनका पूरा खानदान बर्बाद हो जाए और कभी दोबारा खड़ा ना हो सके। मैंने चाय का कप कसकर पकड़ लिया। मेरी आंखों में गुस्सा, हिंसा और खून खौलाने वाली किलिंग इंटेंट साफ दिखाई दे रही थी। शेन यूचू ने मुझे पहले कभी इस रूप में नहीं देखा था। उसे लगा जैसे मैं पूरी तरह बदल चुका हूँ। वह बोली, ठीक है चेनमो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। पूरी चेन फैमिली तुम्हारा सहारा बनेगी। हम उनसे हर दर्द का 10 गुना हिसाब लेंगे। इतना कहकर शेन यूचू मेरे पास आई और बचपन की तरह मेरे माथे पर हाथ फेरने लगी। मैं उसके चेहरे को देखता रह गया जिसे मैं पिछले जन्म से सबसे ज्यादा याद करता था। पिछली जिंदगी में जब मैं वेजिटेटिव स्टेट में था तब शेन यूचू हर दिन मेरी देखभाल करने आती थी। वह खुद मुझे करवट बदलती, मसाज करती, मेरे कानों में बाहर की दुनिया की बातें सुनाती और जाते समय हमेशा मेरे सिर पर हाथ फेरती थी। मैं खुद को रोक नहीं पाया और उठकर उसे कसकर गले लगा लिया। मुझे आज तक नहीं पता कि पिछली जिंदगी में शेन यूचू को लियू रुयान कहाँ ले गई थी और उसका आखिर क्या अंजाम हुआ। मरते दम तक मुझे सिर्फ इसी बात का पछतावा रहा कि मैंने लियू रुयान से प्यार क्यों किया और उसे अपने सबसे करीबी इंसानों को चोट पहुंचाने दी। मैंने मन ही मन कसम खाई कि इस जन्म में अगर किसी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा तो वह सिर्फ शेन यूचू होगी। मैंने अपना सिर उसके कंधे और गर्दन पर रख दिया। उसकी वही जानी पहचानी खुशबू महसूस करते ही मेरी सारी भावनाएं टूटकर बाहर आ गईं। जिसे मैंने खो दिया था उसे दोबारा पाने का एहसास इतना गहरा था कि मैं फूट फूट कर रो पड़ा। शेन यूचू भी मेरे अचानक गले लगाने से एक पल के लिए सन्न रह गई। इतने सालों में बड़े होने के बाद हमने कभी एक दूसरे को इस तरह गले नहीं लगाया था। बचपन से वही मुझे पालती आई थी। मैं हमेशा उसके पीछे पीछे घूमता था, लेकिन जब मेरी मुलाकात लियू रुयान से हुई तो मैंने खुद ही उससे दूरी बना ली थी। अब मेरी रुलाई सुनकर शेन यूचू को लगा कि शायद मैं अभी भी लियू रुयान को भूल नहीं पाया हूँ। उसका दिल भर आया। उसने भी मुझे अपनी बाहों में भर लिया और बचपन की तरह मेरे सिर के पीछे हाथ फेरते हुए अपने इस रोने वाले छोटे भाई को चुप कराने लगी। मैं काफी देर तक रोता रहा। दिल में जमा वर्षों का दर्द आखिर बाहर निकल गया और मेरा मन पहले से काफी हल्का हो गया। फिर मैंने खुद को संभाल कर कहा, दीदी अब आप आराम करिए, कल कंपनी में बहुत सारा काम हमारा इंतजार कर रहा है। इतना कहकर मैं बाहर जाने लगा। शेन यूचू ने पूछा, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? क्या अभी भी बाहर जाना जरूरी है? मैंने जवाब दिया, मैं हमारे वेडिंग हाउस जा रहा हूँ। वहाँ से कुछ सामान वापस लाना है। वो माँ पापा की छोड़ी हुई यादें हैं, उन्हें मैं लियू रुयान के पास नहीं छोड़ सकता। ये सुनकर शेन यूचू समझ गई कि मैं पछतावे में लियू रुयान से मिलने नहीं जा रहा, इसलिए उसने मुझे नहीं रोका। उसने लोगों को मुझे सुरक्षित चेन फैमिली मैंशन से बाहर छोड़ने का आदेश दिया। मेरे जाने के बाद उसने ठंडी आवाज में कहा, लियू फैमिली, अब तुमसे पुराना हिसाब बराबर करने का समय आ गया है। शेन यूचू कोई साधारण औरत नहीं थी। सिर्फ 22 साल की उम्र में उसने अकेले चेन फैमिली का पूरा बिजनेस संभाल लिया था और उसे कभी गिरने नहीं दिया। यही उसकी असली काबिलियत थी। अगर पिछली जिंदगी में मैंने अपनी मूर्खता में उसकी पावर छीनकर सब कुछ लियू रुयान के हवाले न किया होता तो लियू फैमिली कभी भी चेन फैमिली पर कब्जा नहीं कर पाती और शेन यूचू को भी लियू रुयान अगवा नहीं कर पाती। चेन्हाई पवेलियन लियू फैमिली द्वारा बनाया गया एक लग्जरी विला एरिया था। मेरा और लियू रुयान का वेडिंग हाउस भी वहीं था। मैंने डोर खोला और धीरे धीरे विला के अंदर चला गया। इस जाने पहचाने लेकिन अब अजनबी लगने वाले घर को देखकर मेरा दिल भारी हो गया। सच तो यह था कि शादी के बाद मैं चेन फैमिली के पुराने मेंशन में रहना चाहता था, लेकिन लियू रुयान को वहां का डेकोरेशन पसंद नहीं था। उसी समय लियू फैमिली का यह विला प्रोजेक्ट पूरा हुआ था, इसलिए उसने जिद करके वेडिंग हाउस यहीं खरीदवाया। विला नंबर 1 पूरे चेन्हाई पवेलियन का सबसे महंगा विला था, जिसकी कीमत 15 करोड़ थी। सिर्फ मेरे यहाँ खरीदने की वजह से इस प्रोजेक्ट की सेल्स अचानक बढ़ गई। मेरे सभी अमीर दोस्तों ने भी यहीं विलास खरीद लिए क्योंकि हर कोई चेन फैमिली के करीब रहना चाहता था। इसके बाद मैंने सिर्फ डेकोरेशन पर ही 5 करोड़ और खर्च किए। घर का एक एक कोना लियू रुयान की पसंद के हिसाब से बनवाया। पूरे 6 महीने तक मैं खुद हर दिन साइट पर खड़ा रहकर काम देखता रहा क्योंकि मुझे लगा था कि यही हमारा पूरी जिंदगी का घर होगा और इसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन आखिर में उसका फायदा ये फैन को मिला। जब मैं वेजिटेटिव स्टेट में था तब लियू रुयान मुझे वापस चेन फैमिली मैंशन भिजवा चुकी थी और यह वेडिंग हाउस उसने ये फैन को गिफ्ट कर दिया था। शायद इसी वजह से उसने मुझे यहाँ से हटाया था। मुझे आज तक नहीं पता कि मेरे वेजिटेटिव स्टेट में चले जाने के बाद जिस घर को मैंने अपनी
मेहनत और प्यार से बनाया था? क्या वही घर लियू रुयान और ये फैन का लव नेस्ट बन गया था? क्या दोनों ने मेरी ही वेडिंग बेड पर एक दूसरे के साथ रातें बिताई? यही बात जानकर पिछली जिंदगी में शेन यूचू का गुस्सा फूट पड़ा था। वह लोगों को लेकर सीधे यहाँ आई और उसने ये फैन को इतना पीटा कि वह पूरी तरह पैरालाइज्ड हो गया। लेकिन उसी घटना ने शेन यूचू की मौत की वजह भी बना दी। ये सब याद करते ही मेरा दिल जैसे टुकड़े टुकड़े हो गया। मेरे सीने में तेज दर्द उठा और अचानक मेरे मुंह से ताजा लाल खून की एक धार बाहर निकल आई, लिविंग रूम के सफेद कारपेट पर बिखर गया, जो बेहद डरावना लग रहा था। ज्यादा दुख और सदमे की वजह से मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। दूसरी तरफ हंगजो सेंट्रल हॉस्पिटल में लियू रुयान को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अब वह पूरे हंगजो की सबसे बड़ी चर्चा बनने वाली है। वह ये फैन के हॉस्पिटल बेड के पास बैठी थी। उसने दोनों हाथों से उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था। बेड पर पड़े पीले चेहरे वाले ये फैन को देखकर उसके दिल में बहुत दर्द हो रहा था। अच्छी बात यह थी कि ये फैन को कोई बड़ी चोट नहीं लगी थी। उसके शरीर पर सिर्फ हल्की खरोंचें थीं। कोई इंटरनल इंजरी नहीं थी, लेकिन एक्सीडेंट के झटके से वह बेहोश हो गया था और अभी तक होश में नहीं आया था। लियू रुयान लगातार 2 घंटे से भी ज्यादा समय तक उसके बेड के पास बैठी रही। उसने एक पल के लिए भी अपनी नजर उससे नहीं हटाई। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि चेन फैमिली मैंशन में क्या हो चुका है और न ही यह कि अब वह पूरे हंगजो की सबसे बदनाम सेलिब्रिटी बन चुकी है। शुरुआत में जब उसकी वेडिंग ड्रेस पहनकर हॉस्पिटल आते हुए फोटोज इंटरनेट पर डाली गईं, तब ऑनलाइन लोग उसके और ये फैन के प्यार की तारीफ कर रहे थे। लोग उसकी ब्यूटी की भी तारीफ कर रहे थे और दोनों के अमर प्रेम की कहानियां लिख रहे थे। कुछ ही देर में पूरा इंटरनेट इन्हीं पोस्ट से भर गया। हर तरफ लोग उन्हें ब्लेसिंग्स दे रहे थे, लेकिन बहुत जल्द पूरी कहानी पलट गई। मेरी एंगेजमेंट सेरेमोनी में मौजूद लोगों ने सच्चाई इंटरनेट पर लिखनी शुरू कर दी। एक नेटाइजन ने लिखा, थू, कैसी बकवास लव स्टोरी बना रखी है तुम लोगों ने। सच्चाई बिल्कुल अलग है। इस लड़की का नाम लियू रुयान है, जो हंगजो की लियू फैमिली की बड़ी बेटी है। हॉस्पिटल में पड़ा आदमी उसका असिस्टेंट ये फैन है। आज रात इसकी चेन फैमिली के यंग मास्टर चेन मो के साथ एंगेजमेंट थी, लेकिन इसने एंगेजमेंट हॉल में अपने मंगेतर को छोड़ दिया और वेडिंग ड्रेस पहनकर अपने छिपे हुए लवर से मिलने हॉस्पिटल चली आई। ये इसका बॉयफ्रेंड नहीं, इसका अफेयर है। ऐसे घटिया लोगों को तुम लोग ब्लेस कर रहे हो। सच में तुम लोगों को देखकर खून खौल जाता है। उस नेटाइजन ने मेरी, लियू रुयान और ये फैन की पूरी कहानी विस्तार से लिख दी। उसने एंगेजमेंट हॉल की फोटोज भी अपलोड कर दी। एक फोटो में मैं अकेला स्टेज पर खड़ा था। मेरे चेहरे पर दर्द, अकेलापन और निराशा साफ दिखाई दे रही थी और स्टेज के पीछे लगी बड़ी स्क्रीन पर वही फोटो चल रही थी जिसमें लियू रुयान नाइट ड्रेस पहनकर ये फैन के साथ एक कमरे में थी। सारे एविडेंस इतने साफ थे कि उसके अफेयर पर किसी को शक नहीं रहा। देखते ही देखते इंटरनेट का पूरा माहौल बदल गया। उधर लियू रुयान को अभी भी कुछ पता नहीं था, क्योंकि हॉस्पिटल पहुंचते ही उसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था। लगातार कॉल्स आ रही थी। उसे डर था कि कहीं रिंग की आवाज से ये फैन की नींद न टूट जाए। दूसरा कारण ये था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने फैमिली और चेन फैमिली को क्या एक्सप्लेनेशन दे। इसलिए उसने सोचा कि फोन बंद कर देना ही बेहतर है। उसके मन में अब भी यही था कि मैं बस थोड़ी देर के लिए नाराज हूँ। जब वह वापस जाकर मुझे आमने सामने समझाएगी तो मैं उसे माफ कर दूंगा। अगर मैंने उसे माफ कर दिया तो लियू फैमिली भी उसे कुछ नहीं कहेगी। फिर किसी अच्छे दिन वह मुझसे दोबारा प्रपोजल करवाएगी। जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वह मेरी आज की बदतमीजी भी माफ कर देगी और मुझसे शादी कर लेगी। वह मन ही मन सोच रही थी। उसने मुझसे ये फैन और अपने बीच चुनने को कहा था। इस बार मैं उसे पूरे 1 हफ्ते इग्नोर करूंगी ताकि उसे सबक मिले। मुझ जैसी प्रिंसेस की बात मानना उसे सीखना होगा। लेकिन आखिर में शादी तो मैं उसी से करूंगी। शादी में ये फैन को बेस्ट मैन बनाऊंगी। शादी के बाद हम 2 बच्चे करेंगे। पहला बेटा होगा और उसका सरनेम लियू होगा। बस यही तय रहा। इतने सालों से हमारा रिश्ता हमेशा ऐसा ही था। चाहे वह कितनी भी बड़ी गलती करे, जैसे ही वह मेरे सामने आकर थोड़ा प्यार दिखाती, मैं उसे माफ कर देता। उसकी नजरों में वह एक प्रिंसेस थी और मैं उसका हमेशा साथ देने वाला नाइट। लेकिन इस बार उसने बहुत बड़ी भूल कर दी थी। उसका नाइट तो उसी दिन मर चुका था और उसे मारने वाली भी वही थी। वह अभी भी अपने सपनों में खोई हुई थी कि अचानक वार्ड का दरवाजा जोर से खुला। वह घबरा गई। बेड पर पड़ा ये फैन भी डर के मारे हल्का सा हिल गया, लेकिन उसने तुरंत फिर से बेहोश होने का नाटक जारी रखा। लियू रुयान को लगा कि शायद मैं उसे ढूंढते हुए यहाँ पहुंच गया हूँ। वह घबराकर दरवाजे की तरफ देखने लगी और इसलिए उसने ये फैन की हरकत पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन अंदर आने वाला मैं नहीं बल्कि चिन्हाई था। वह कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ गंभीर चेहरे से वार्ड में दाखिल हुआ। अपने पिता को देखकर लियू रुयान ने राहत की सांस ली और ठंडे स्वर में पूछा, आप यहाँ क्यों आए हैं? उसके लहजे में अपने पिता के लिए जरा भी रिस्पेक्ट नहीं थी। चिन्हाई शायद इसकी आदत डाल चुका था। उसने शांत स्वर में कहा, रुयान, तुम्हारी दादी गुस्से और सदमे से बेहोश हो गई हैं। अभी इसी हॉस्पिटल के बगल वाले वार्ड में भर्ती हैं। चलकर उन्हें देख लो। ये सुनते ही लियू रुयान ने तुरंत ये फैन का हाथ छोड़ दिया और खड़ी हो गई। दादी बेहोश हो गई? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चेनमो आखिर कर क्या रहा था? इतनी सी बात भी नहीं संभाल पाया। दादी को पहले शांत नहीं कर सका था। वो कहाँ है? क्या वो हॉस्पिटल नहीं आया? मैं उससे पूछूंगी कि उसने मामला कैसे संभाला। उसके चेहरे पर ठंडा गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने एक पल के लिए भी यह नहीं सोचा कि सारी समस्या की जड़ वही है जिसने एंगेजमेंट छोड़कर भागने का फैसला किया था। उसे अब तक यह भी नहीं पता था कि उसके ये फैन को चुनते ही मैंने एंगेजमेंट खत्म करने का ऐलान कर दिया था। चिन्हाई ने भी उसे अभी तक कुछ नहीं बताया। वार्ड से निकलने से पहले चिन्हाई ने बेड पर पड़े ये फैन को देखा और हल्की सी हंसी के साथ बोला, अब बस भी करो। ये ड्रामा मैं अपनी जवानी में बहुत कर चुका हूँ। ये फैन बिल्कुल हिला तक नहीं, जैसे सच में बेहोश हो। शायद चिन्हाई को उसकी एक्टिंग पर शक हो गया था, लेकिन उसने उसे वहीं नहीं पकड़ा। उसने 2 बॉडीगार्ड्स से कहा, तुम दोनों यहीं रहो, इसे एक कदम भी बाहर मत जाने देना। इतना कहकर वह भी बाहर निकल गया। उनके जाते ही बेड पर पड़े ये फैन ने धीरे से एक आंख खोलकर बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे
जैसे ही उसने दरवाजे पर खड़े 2 लंबे चौड़े बॉडीगार्ड्स देखे, वह डर के मारे तुरंत फिर से मरा हुआ बनने लगा। दूसरी तरफ लियू रुयान वार्ड से बाहर निकली तो सच में बगल वाले वीआईपी वार्ड के बाहर लियू फैमिली के बॉडीगार्ड्स खड़े थे। अंदर पहुंचते ही उसने अपनी बूढ़ी दादी मैडम लियू हुईकिन को बेड पर बेहोश पड़ा देखा। ये देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने तुरंत दादी की पुरानी नौकरानी वंग माँ से पूछा, मेरी दादी को क्या हुआ, उनकी ऐसी हालत कैसे हो गई। वंग माँ कुछ पल चुप रही। वह पिछले 50 सालों से लियू फैमिली की सेवा कर रही थी। बचपन से ही मैडम लियू हुईकिन के साथ रही थी और लियू रुयान को भी उसी ने बड़ा होते देखा था। उसे आज भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बड़ी मिस ऐसा काम कर सकती है, लेकिन सच उसके सामने था। अपनी एंगेजमेंट छोड़कर अपने असिस्टेंट से मिलने हॉस्पिटल आना, वह भी वेडिंग ड्रेस पहनकर। वांग माँ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मिस, मैडम गुस्से और सदमे से बेहोश हो गई थी। अब खतरे की बात नहीं है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। तभी बेड पर पड़ी मैडम लियू हुईकिन ने बाहर की आवाज सुन ली और धीरे धीरे उनकी आंखें खुल गईं। वंग माँ तुरंत उन्हें सहारा देकर बैठाने लगी। लियू रुयान भी भागकर उनकी मदद करने पहुंची और बोली, दादी अब कैसी हैं आप, चेनमो कहाँ है, आप हॉस्पिटल में भर्ती हैं और वो आपके साथ भी नहीं आया, उसने आपकी देखभाल नहीं की, उसने अब भी अपनी एंगेजमेंट छोड़कर भागने की बात का जिक्र तक नहीं किया। उसे अब भी लगता था कि सारी गलती मेरी है। लेकिन मैडम लियू हुईकिन ने उसका हाथ झटक दिया और गुस्से से बोली, मुझसे दूर रहो, मेरी कोई ऐसी पोती नहीं है। अब जाकर लियू रुयान समझ गई कि सारी सच्चाई सामने आ चुकी है। फिर भी उसके चेहरे पर कोई शर्म नहीं थी। उसने बिल्कुल बेपरवाही से कहा, दादी आपको आखिर हुआ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, बात तो सिर्फ एंगेजमेंट की है, बाद में दोबारा सेरेमनी कर लेंगे। मैं अभी चेनमो को फोन करके बुलाती हूँ, वो आकर आपसे माफी मांग लेगा। इतना कहकर लियू रुयान ने अपना मोबाइल ऑन किया और मुझे कॉल करने ही वाली थी कि मैडम लियू हुईकिन ने तुरंत उसे रोक दिया, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि लियू रुयान को अभी तक बाहर क्या क्या हो चुका है, इसकी कोई खबर नहीं है। उसे यह भी नहीं पता था कि मैं एंगेजमेंट तोड़ने का ऐलान कर चुका हूँ। अगर वह इसी रवैये से मुझे फोन करती तो मामला और बिगड़ जाता और मेरे मन में बची हुई आखिरी नरमी भी खत्म हो जाती। मैडम लियू हुईकिन ने गंभीर आवाज में कहा, पहले फोन मत करो, मेरी पूरी बात सुनो। इस बार लियू रुयान ने दादी की बात नहीं डाली। उसने चुपचाप मोबाइल वापस रख दिया और बोली, दादी आप कहिए। मैडम लियू हुईकिन बेड के सहारे बैठ गईं। फिर उन्होंने वांग माँ से कहा कि बाहर जाकर दरवाजा बंद कर दो। वांग माँ के बाहर जाते ही वार्ड में सिर्फ दादी और पोती रह गईं। अगले ही पल मैडम लियू हुईकिन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने कड़क आवाज में डांटते हुए कहा, क्या तुम्हें जरा भी समझ है कि तुमने क्या किया है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ इसलिए अब तुम्हें रोक नहीं सकती? तुमने ऐसा काम किया है जिससे पूरे लियू फैमिली का सिर शर्म से झुक गया, हमारी कई पीढ़ियों की इज्जत मिट्टी में मिला दी। दादी की डांट सुनकर लियू रुयान का पूरा शरीर कांप उठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि दादी इतनी नाराज क्यों है। वह रोते हुए बोली, दादी मैंने ऐसा क्या कर दिया, आप मुझे इस तरह क्यों डांट रही हैं? मैंने फैमिली की इज्जत कैसे खराब कर दी? मैडम लियू हुईकिन और भी गुस्से में बोली, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? मुझे बताओ, बगल वाले वार्ड में कौन पड़ा है, उसकी क्या हैसियत है, कौन सा अधिकार है उसके पास कि वह हॉस्पिटल के सबसे महंगे वीआईपी वार्ड में भर्ती हो? जितना बोलती जा रही थी उनका गुस्सा उतना ही बढ़ता जा रहा था। फिर भी वह अपनी पोती की इज्जत का ध्यान रख रही थी। अगर कोई और होता तो शायद वह और भी ज्यादा अपमानजनक बातें कहती। उनकी नजर में भले ही मेरी और लियू रुयान की अभी शादी नहीं हुई थी, लेकिन एंगेजमेंट हो चुकी थी। इसलिए उनका मानना था कि लियू रुयान का यह व्यवहार एक शादीशुदा औरत की बेवफाई से कम नहीं था। उनके जमाने में ऐसी औरतों को समाज कभी माफ नहीं करता था। दादी की बातें सुनकर लियू रुयान पूरी तरह सन्न रह गई। उसने आज तक अपने फैमिली को ये फैन के बारे में कभी सच नहीं बताया था। मेरे अलावा सभी लोग सिर्फ इतना जानते थे कि ये फैन उसका असिस्टेंट है। उसी पल उसे लगा कि किसी ने उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया है। उसने जल्दी से पूछा, दादी आपको कैसे पता चला कि ये फैन यहाँ है? क्या चेनमो ने आपको बताया? वो ऐसा कैसे कर सकता है? मैंने उसे पहले ही समझा दिया था कि मेरा और ये फैन का वैसा कोई रिश्ता नहीं है, वो सिर्फ मेरा असिस्टेंट है। चेनमो कितना छोटी सोच वाला इंसान है। ये सुनकर मैडम लियू हुईकिन गुस्से में हंस पड़ी। उन्होंने कहा, कैसा असिस्टेंट? ऐसा कौन सा असिस्टेंट होता है जिसके लिए कंपनी की सीईओ अपनी एंगेजमेंट छोड़कर भाग जाए? किस कंपनी में बॉस अपने असिस्टेंट के हॉस्पिटल बेड के पास घंटों बैठकर उसकी सेवा करता है? क्या तुम्हें लगता है कि लोग इतने बेवकूफ हैं? तुम दोनों का रिश्ता बॉस और असिस्टेंट का है, ये बात कौन मानेगा? दादी के सवालों के सामने लियू रुयान पूरी तरह चुप हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने और ये फैन के रिश्ते को कैसे समझाए। उसके दिल में ये फैन के लिए प्यार नहीं बल्कि फैमिली जैसा अपनापन था, जैसे खून का रिश्ता न होते हुए भी कोई अपना हो। लेकिन अगर वह यह बात कहती भी तो क्या दादी उस पर भरोसा करती? उसे लगा कि अब सिर्फ मैं ही उसकी मदद कर सकता हूँ। अगर मैं आकर दादी को समझा दूं तो शायद सब ठीक हो जाए। यही सोचकर उसने फिर से मेरा नंबर डायल किया। इस बार मैडम लियू हुईकिन ने उसे नहीं रोका। उन्होंने सिर्फ शांत स्वर में कहा, बेकार कोशिश मत करो, मुझे पूरा यकीन है कि चेनमो अब तुम्हारा फोन नहीं उठाएगा। लियू रुयान को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने तुरंत मुझे कॉल किया, लेकिन सच में मैंने फोन नहीं उठाया। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। वह जब भी मुझे कॉल करती थी मैं 3 रिंग के अंदर फोन उठा लेता था, लेकिन आज उसने लगातार 3 बार कॉल किया और हर बार कोई जवाब नहीं मिला। मैडम लियू हुईकिन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरी बच्ची, अब मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बताती हूँ। फिर उन्होंने उसके हॉस्पिटल जाने के बाद एंगेजमेंट हॉल में जो कुछ भी हुआ था वह एक एक बात विस्तार से सुनानी शुरू की। उन्होंने बताया कि मैंने उसे फोन किया, उससे मेरे और ये फैन में से किसी एक को चुनने के लिए कहा और आखिर में मैंने सबके सामने एंगेजमेंट खत्म करने का ऐलान कर दिया। हालांकि दादी ने मेरे पास मौजूद लियू रुयान और ये फैन के होटल रूम वाली फोटोज का जिक्र नहीं किया, लेकिन सिर्फ एंगेजमेंट टूटने की बात सुनकर ही लियू रुयान के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अविश्वास से बोली, ये कैसे हो सकता
सकता है? चेनमो मुझसे इतना प्यार करता है, वो हमारी एंगेजमेंट कैसे तोड़ सकता है? नहीं, मुझे अभी उसके पास जाना होगा। मैं उससे पूछूंगी कि उसने ऐसा कैसे कर दिया। इतना कहकर वह बाहर भागने लगी, लेकिन मैडम लियू हुईकीन ने उसे रोक लिया और बोली, वापस आओ। अब वहाँ जाकर क्या करोगी? अपनी पोती को देखकर उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने उसकी परवरिश में बहुत बड़ी गलती की है। इस पूरे मामले में गलती सिर्फ लियू रुयान की थी। मैंने तो बस इस बार उसकी हरकतें सहना बंद कर दिया था। मैडम लियू हुईकीन ने गंभीर स्वर में पूछा, मुझे सच सच बताओ, बगल वाले वार्ड में पड़ा वो लड़का तुम्हारे लिए आखिर है कौन? और तुम दोनों का रिश्ता आखिर किस हद तक पहुंच चुका है? ये सवाल सुनकर लियू रुयान कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसकी नजरें इधर उधर भटकने लगी। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से कहा, दादी आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरा और ये फैन का कोई ऐसा रिश्ता नहीं है। आप मुझ पर भरोसा कीजिए, हम सिर्फ कॉलीग्स हैं या फिर अच्छे फ्रेंड्स। चेनमो ने जो कहा वह सब झूठ है। मैंने फोन पर मैं ये फैन को चुनती हूँ इसीलिए कहा था क्योंकि मैं हॉस्पिटल आ रही थी। उसका मतलब ये नहीं था कि मैंने चेनमो और ये फैन में से ये फैन को चुना। अब सोचती हूँ तो मानती हूँ कि वह जवाब गलत था। चेनमो ने चालाकी से मेरे लिए जाल बिछाया था और मैं खुद उसमें फंस गई। लेकिन मैडम लियू हुईकीन उसकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं थी। उन्हें साफ समझ आ गया था कि लियू रुयान अब भी सच छिपा रही है। उन्होंने गुस्से से कहा, अब भी झूठ बोल रही हो? तुम्हारी ये सफाई तो मुझे भी नहीं माननी। बाहर बैठे इतने बड़े बड़े लोग कैसे मानेंगे? आज एंगेजमेंट में जो लोग आए थे उनमें हमारे बड़े बड़े बिजनेस पार्टनर्स भी थे। अगर सबको यकीन हो गया कि तुमने अफेयर किया है तो सोचो लियू फैमिली को कितना नुकसान होगा। लियू रुयान हैरान होकर बोली, अफेयर? किसने कहा कि मेरा अफेयर है? मैडम लियू हुईकीन ने बिना कुछ कहे अपना मोबाइल निकाला और उसे वह फोटोज दिखा दी जिनमें वह और ये फैन साथ दिखाई दे रहे थे। जैसे ही लियू रुयान ने फोटोज देखी उसकी आंखें डर से फैल गईं। वह घबरा कर बोली, ये फोटोज आपको कहाँ से मिली? इन्हें किसने खींचा? मैडम लियू हुईकीन ने ठंडे स्वर में कहा, यह मत पूछो कि फोटोज कहाँ से आई। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि चाहे तुम दोनों के बीच कुछ हुआ हो या नहीं, लेकिन वो ये फैन अब नहीं बचेगा। अगर चैन फैमिली कुछ नहीं करेगी तो लियू फैमिली खुद उससे निपटेगी। वह तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दाग है। ये सुनते ही लियू रुयान घबरा गई। उसने तुरंत कहा, नहीं, आप उसे हाथ भी नहीं लगाएंगी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अगर उसे मारना है तो पहले मुझे मार दीजिए। अपनी पोती के मुंह से यह सुनकर मैडम लियू हुईकीन का पूरा शरीर ढीला पड़ गया। वह गुस्से से कांपने लगी और कुछ पल तक बोल ही नहीं पाई। लेकिन लियू रुयान को उनकी हालत की परवाह नहीं थी। उसके दिमाग में सिर्फ उन फोटोज का सवाल घूम रहा था। उसने जल्दी से समझाना शुरू किया, मुझे याद आ गया, ये पिछले हफ्ते की बिजनेस ट्रिप की फोटोज हैं। उस रात ये फैन सिर्फ ऑफिस वर्क के सिलसिले में मेरे रूम में आया था। हम कंपनी के काम पर बात कर रहे थे। बाद में उसने गलती से कॉफी मेरे कपड़ों पर गिरा दी, इसलिए मुझे नाइट रोब पहननी पड़ी। बस इतनी सी बात ही। मैडम लियू हुईकीन उसकी बात आधी मान रही थी और आधी नहीं। फोटोज में रूम के अंदर क्या हुआ यह तो नहीं दिख रहा था, लेकिन आधी रात को एक जवान लड़का और लड़की एक ही रूम में थे और बाद में लियू रुयान नाइट रोब पहनकर उसे बाहर छोड़ने आई थी। यह नजारा किसी भी एंगल से साफ नहीं लगा था। उसकी सफाई किसी को भी भरोसेमंद नहीं लग रही थी। जब लियू रुयान ने देखा कि दादी अब भी उस पर विश्वास नहीं कर रही तो उसने अचानक कहा, अगर आपको अब भी भरोसा नहीं है तो हम हॉस्पिटल में ही हैं। अभी किसी लेडी डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट को बुला लीजिए। मैं अभी चेकअप करवाने को तैयार हूँ। उन्हें खुद देख लेने दीजिए कि मैं अब भी वर्जिन हूँ। अपनी पोती की इतनी दृढ़ बात सुनकर मैडम लियू हुईकीन का थोड़ा विश्वास लौटा, लेकिन उनकी उलझन और बढ़ गई। अगर दोनों के बीच मर्द औरत वाला रिश्ता नहीं था तो फिर लियू रुयान ये फैन की रक्षा करने के लिए अपनी जान देने तक क्यों तैयार थी? आखिरकार लियू रुयान समझ गई कि अब वह सच ज्यादा देर नहीं छिपा सकती। उसने कहना शुरू किया, 1 साल पहले ये फैन लियू ग्रुप में जॉब करने आया था। मुझे वह अच्छा लगा, इसीलिए मैंने उसे अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लिया। धीरे धीरे मुझे लगा कि वह बाकी सबसे अलग है। जहाँ दूसरे लड़के मेरा पीछा करते थे और चेनमो हर समय मेरा ख्याल रखता था, वहीं ये फैन बिल्कुल अलग था। हमारी फैमिली में कई पीढ़ियों से कोई बेटा नहीं हुआ। बचपन से मेरी इच्छा थी कि मेरा एक छोटा भाई हो। ये फैन के आने के बाद मुझे लगा जैसे मेरी वह कमी पूरी हो गई। पिछले 1 साल में मैं उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड हो गई और उसकी कई जिदें भी मानने लगी। ये सुनते ही मैडम लियू हुईकीन का मन किया कि अभी अपनी पोती को जोरदार थप्पड़ मार दें। उन्होंने गुस्से से कहा, ये कैसा भाई होता है जिसका खून का रिश्ता ही नहीं, उसके साथ इतनी नजदीकी? बाहर कोई भी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। सिर्फ चेनमो जैसा प्यार में अंधा लड़का ही तुम पर भरोसा करता था, लेकिन अब वह भी जा चुका है। अब समझ में आया कि उसने इतनी शांति से एंगेजमेंट क्यों तोड़ी। उसने तुम्हारी हर गलती को बार बार सहा, हर बार तुम पर भरोसा किया, लेकिन बदले में उसे सिर्फ और ज्यादा दर्द मिला। इसलिए आखिर में उसने सबके सामने रिश्ता खत्म कर दिया। मैडम लियू हुईकीन अपना सीना पीटते हुए रोने लगी और बोली, पता नहीं हमारे पुरखों ने कौन सा पाप किया था जो हमारे घर में तुम्हारी जैसी पोती पैदा हुई। दादी की बातें सुनकर लियू रुयान भी रोने लगी। तभी बाहर से तेज नॉक हुई। चिन्हाय बाहर से बोला, माँ मुझे तुरंत आपसे जरूरी बात करनी है। अंदर आते ही वह टैबलेट लेकर जल्दी जल्दी मैडम लियू हुईकीन के पास पहुंचा और बोला, माँ रुयान का मामला इंटरनेट पर पूरी तरह फैल चुका है। पब्लिक ओपिनियन हमारे खिलाफ जा रहा है, अब क्या करें? मैडम लियू हुईकीन को उसकी यह घबराहट बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने डांटते हुए कहा, इतनी सी बात में घबरा गए? जरा भी फैसला लेने की क्षमता नहीं है। तुमसे अच्छा तो चेनमो है जो इतनी कम उम्र में भी तुमसे कहीं ज्यादा समझदार निकला। डांट खाने के बाद चिन्हाय और भी दब गया। दूसरी तरफ लियू रुयान भी अपने पिता को तिरस्कार भरी नजरों से देख रही थी। वह दिल से कभी अपने पिता को पसंद नहीं करती थी। अगर लियू फैमिली में बेटा होता तो उसकी माँ कभी ऐसे आदमी को घर जमाई बनाकर नहीं लाती। मुसीबत आने पर वह किसी औरत से भी कम हिम्मत दिखाता था। ऊपर से वह लियू फैमिली को एक बेटा भी नहीं दे सका। माँ की मौत के बाद फैमिली वाले उसे और भी ज्यादा नीची नजरों से देखने लगे थे। चिन्हाय अब इन सब का आदी हो चुका था। उसने कुछ नहीं कहा, बस टैबलेट आगे बढ़ाते हुए बोला, माँ पहले ये देख लीजिए
लीजिए। लियू रुयान और मैडम लियू हुईकिन ने टैबलेट लेकर पढ़ना शुरू किया, लेकिन कुछ ही देर बाद लियू रुयान का पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगा, जबकि मैडम लियू हुईकिन को इतना बड़ा सदमा लगा कि वह दूसरी बार फिर बेहोश होकर गिर पड़ी। इंटरनेट पर मामला अब पूरी तरह हाथ से निकल चुका था। लोगों की राय दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी, लेकिन जैसे जैसे और सच्चाई सामने आती गई, ज्यादातर लोग मेरे पक्ष में खड़े हो गए। कई लोगों ने इंटरनेट पर लिखना शुरू कर दिया कि मैंने सालों तक लियू रुयान के लिए क्या क्या किया था। किसी ने तो चेन फैमिली द्वारा लियू फैमिली को दिए गए एंगेजमेंट गिफ्ट्स और पैसों की पूरी लिस्ट तक पब्लिक कर दी। ये सब देखकर नेटाइजन्स भड़क उठे। अब लियू रुयान चाहे लाख सफाई दे कि उसका और ये फैन का रिश्ता भाई बहन जैसा है, कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। पूरा इंटरनेट उसकी आलोचना कर रहा था और साथ ही लियू फैमिली भी लोगों के निशाने पर आ गई थी। कुछ लोगों ने ऑनलाइन कैंपेन शुरू कर दिया कि अब से लियू फैमिली का कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। कई लोग लिख रहे थे कि अगले दिन मार्केट खुलते ही वे लियू फैमिली के शेयर्स बेच देंगे। साफ था कि अगला दिन लियू फैमिली के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होने वाला था। अगर यह संकट नहीं संभला तो इतने सालों में जो कुछ उन्होंने चेन फैमिली के सहारे हासिल किया था वह सब पल भर में खत्म हो जाएगा। लियू फैमिली के शेयर्स तेजी से गिरेंगे और उनका बिजनेस बुरी तरह डूब जाएगा। ये देखकर लियू रुयान घबराकर रोने लगी। दादी, अब क्या होगा, हम क्या करें? मैडम लियू हुईकिन गुस्से से चिल्लाई। मुझसे पूछती हो क्या करें? जब तुमने अपना फैसला लिया था तब एक बार भी नहीं सोचा कि उसका अंजाम क्या होगा? इतना कहकर उन्होंने गुस्से में लियू रुयान के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। लियू रुयान अपना चेहरा पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। वह टूट चुकी थी। रोते हुए बोली, दादी, मुझसे गलती हो गई। क्या चेनमो सच में मुझे छोड़ देगा? नहीं, मैं एंगेजमेंट नहीं तोड़ना चाहती। मैं उससे प्यार करती हूँ। मैंने उसे धोखा नहीं दिया। मेरा कोई अफेयर नहीं है। पहली बार वह बर्फ जैसी ठंडी ब्यूटी नहीं बल्कि सड़क पर छोड़े गए किसी मासूम पालतू जानवर की तरह बेबस लग रही थी। मैडम लियू हुईकिन ने दर्द और गुस्से से कहा, अब पछताने से कुछ नहीं होगा। अगर खेल खेलना था तो कम से कम उसे छिपा कर खेलती। इतनी खुलेआम सब किया कि पूरी दुनिया को पता चल गया कि तुम बाहर किसी दूसरे आदमी को पाल रही हो। अब देख लिया ना नतीजा? तुमने सिर्फ अपनी नहीं, पूरे लियू फैमिली की बर्बादी लिखी। इंटरनेट पर लोगों की बातें पढ़कर मैडम लियू हुईकिन को भी अब जरा सा विश्वास नहीं रह गया था कि लियू रुयान और ये फैन का रिश्ता सिर्फ भाई बहन जैसा है। उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। उन्हें साफ दिखाई दे रहा था कि लियू फैमिली की 100 साल पुरानी विरासत अब बर्बादी के किनारे खड़ी है और उनके दिल में अपनी ही पोती लियू रुयान के लिए गहरी नाराजगी भर चुकी। तभी चिन हाय आगे बढ़ा और बोला, माँ, अब हमें इस मामले को कैसे संभालना चाहिए? मैडम लियू हुईकिन ने गुस्से में कहा, अब और क्या बचा है संभालने के लिए? चिन हाय कुछ पल सोचकर बोला, माँ, हमें 2 कदम उठाने होंगे। पहला, इंटरनेट पर फैली पब्लिक ओपिनियन को तुरंत कंट्रोल करना होगा। हमें अपने कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल करके इस खबर को दबाना होगा। दूसरा, हमें तुरंत चेन मो के पास जाना होगा और उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी गलती अपने सिर लेने के लिए मनाना होगा। ये सुनकर लियू रुयान और मैडम लियू हुईकिन दोनों एक दूसरे को देखने लगी। उन्हें समझ आ गया कि तरीका तो सही है, लेकिन उसे पूरा करना सबसे मुश्किल काम होगा, खासकर मुझे मनाकर सारी गलती अपने ऊपर लेने के लिए तैयार करना, जबकि इस पूरे मामले में मेरी कोई गलती थी ही नहीं। लियू रुयान खुद भी मेरी कोई गलती नहीं ढूंढ पा रही थी। चिन हाय ने अपना पूरा प्लान समझाया। लियू फैमिली की दादी और पोती दोनों हैरान रह गईं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिसे वे हमेशा निकम्मा घर जमाई और कमजोर आदमी समझती थीं, वही ऐसा सोल्यूशन निकाल देगा। कुछ देर पहले तक मैडम लियू हुईकिन उसे डांट रही थी कि उसमें लीडरशिप नहीं है, लेकिन अब वही उनकी सोच गलत साबित कर चुका था। चिन हाय बोला, पहला काम सबसे आसान है। लियू फैमिली की अपनी एंटरटेनमेंट कंपनी है। हम कुछ बड़े सेलिब्रिटीज की मदद से नए ट्रेंडिंग न्यूज बना देंगे। लोग जल्दी ही इस मामले को भूल कर दूसरी खबरों में लग जाएंगे। दूसरा, ये फैन की आइडेंटिटी को लेकर है। अब जब लोग बातें बना ही रहे हैं तो क्यों ना उसे सचमुच फैमिली का हिस्सा बना दें। अगर आप खुद सामने आकर उसे अपना गॉड ग्रैंडसन घोषित कर दें तो लोगों को लगेगा कि लियू रुयान और ये फैन का रिश्ता भाई बहन जैसा है। सबसे मुश्किल काम चेन मो को मनाना होगा। उसे पब्लिक के सामने आकर कहना होगा कि उसने सिर्फ जलन और गुस्से में गलतफहमी पाल ली थी। उसने ये फैन और लियू रुयान के रिश्ते को गलत समझा, इसलिए मामला इतना बढ़ गया। वह अपनी गलती मानता है, लियू रुयान पर भरोसा करता है और अब भी उससे बेहद प्यार करता है। चिन हाय ने आगे कहा, बाकी दोनों काम हो जाएंगे, लेकिन चेनमो का साथ मिलना मुश्किल है। मैडम लियू हुईकिन ने कुछ देर सोचकर तुरंत फैसला लिया। चिन हाय, आज से मैं तुम्हें लियू ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त करती हूँ। इस पूरे मामले की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। चेनमो को मनाने का काम मैं और रुयान करेंगे। तुम अभी इसी वक्त निकलो और रात भर पब्लिक ओपिनियन को कंट्रोल करने की कोशिश करो। चिन हाय तो इसी मौके का इंतजार कर रहा था। उसने तुरंत हामी भरी, टैबलेट उठाया और बाहर चला गया। उसके जाते ही मैडम लियू हुईकिन ने गंभीर नजरों से लियू रुयान को देखा और पूछा, मुझे आखिरी बार सच सच बताओ, तुम्हारा और ये फैन का फिजिकल रिलेशनशिप हुआ है या नहीं? इतने सब के बाद भी मैडम लियू हुईकिन को यकीन नहीं था कि दोनों सिर्फ भाई बहन जैसे हैं। उन्हें हमेशा लगता था कि ये रिश्ता प्रेमियों जैसा है। लियू रुयान की आंखें भर आईं। उसने कहा, दादी, अब तो आप भी मुझ पर भरोसा नहीं करती। मैं सच कह रही हूँ, मेरा और ये फैन का कभी ऐसा रिश्ता नहीं रहा। मैं उसे सिर्फ छोटे भाई की तरह मानती हूँ। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं अपनी माँ की कसम खाती हूँ। अपनी बेटी का जिक्र सुनते ही मैडम लियू हुईकिन के चेहरे का भाव बदल गया। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन पूरी सुरक्षा के लिए तुम हॉस्पिटल में मेडिकल चेकअप करवाओ। रिपोर्ट लेकर चेनमो के पास जाओ और उसे दिखाकर अपनी बेगुनाही साबित करो। लियू रुयान हैरान होकर बोली, मेडिकल चेकअप? कौन सी रिपोर्ट? तभी मैडम लियू हुईकिन की नजर उसके पेट के नीचे की तरफ गई। उसी पल लियू रुयान समझ गई कि दादी वर्जिनिटी टेस्ट की बात कर रही हैं। 1 घंटे बाद लियू रुयान शर्म से लाल चेहरा लिए मेडिकल रिपोर्ट हाथ में लेकर चेन फैमिली मैंशन की तरफ निकल पड़ी। पूरे रास्ते उसने मुझे अनगिनत बार फोन किया, लेकिन मैंने एक भी कॉल नहीं उठाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं सिर्फ गुस्से में हूँ या फिर सो रहा हूँ। उधर जब वह चेन फैमिली की तरफ आ रही थी
थी तभी मेरी आंख खुली। कुछ देर पहले दिल टूटने के दर्द और खून की उल्टी के बाद मैं बेहोश हो गया था, लेकिन अब मुझे लगा कि मेरे दिल में जमा हुआ वह आखिरी दर्द भी उस खून के साथ बाहर निकल चुका है। मैंने मन ही मन कहा, लियू रुयान, आज मैंने तुम्हें हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल दिया। खून की उल्टी के बाद मेरा शरीर पहले से हल्का महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके लिए मेरा सारा प्यार भी उसी खून के साथ बाहर निकल गया हो। जो परछाई इतने सालों से मेरे दिल में बसी थी वह भी अब गायब हो चुकी थी। मैं नए बने वेडिंग हाउस को शांत नजरों से देखते हुए धीरे से बोला, अब वक्त आ गया है कि मैं अपने अतीत को हमेशा के लिए अलविदा कह दूं। इतना कहकर रेड वाइन की बोतल हाथ में ली और पूरी ताकत से उसे हमारी वेडिंग फोटो पर दे मारा। बोतल जोरदार आवाज के साथ टूट गई और वेडिंग फोटो भी चकनाचूर हो गई। फिर मैंने दूसरी बोतल खोली, कुछ घूंट पिए और बेडरूम में चला गया। वहां मैंने लियू रुयान की वेडिंग ड्रेस उतारी, उस पर वाइन उड़ेल दी और लाइटर निकालकर उसमें आग लगा दी। 6 महीने की मेहनत से तैयार हुई, यूरो के रॉयल डिजाइनर द्वारा बनाई गई और अनमोल ज्वेल्स से सजी वह वेडिंग ड्रेस कुछ ही पलों में आग की लपटों में बदल गई। कभी मैंने लियू रुयान को दुनिया की सबसे शानदार शादी देने के लिए खुद यूरोप जाकर पैलेस मास्टर से यह ड्रेस बनवाई थी, लेकिन अब इस ड्रेस की कोई जरूरत नहीं थी। फिर मैंने हमारी सारी फोटोज और फ्रेम्स उठाकर उसी आग में फेंक दी। तेज लपटें देखकर बाहर खड़े चंद फैमिली के बॉडीगार्ड्स दौड़कर आ गए। वे अंदर आने की हिम्मत नहीं कर पाए और बाहर से चिल्लाकर बोले, यंग मास्टर आप ठीक हैं? क्या हम अंदर आए? मैंने ठंडे स्वर में कहा, मेरी सारी चीजें यहाँ से निकाल लो और इस पूरे घर को तोड़ दो। मुझे इस वेडिंग हाउस से नफरत थी। पिछले जन्म में इसी घर में लियू रुयान ने मुझे इतनी बुरी तरह घायल किया था कि मैं वेजिटेटिव स्टेट में पहुंच गया था और बाद में यही घर उसके और ये फैन के अफेयर की जगह बन गया था। इतना कहकर मैंने उनकी तरफ दोबारा देखा भी नहीं। वाइन की बोतल हाथ में लेकर मैं धीरे धीरे वहां से निकल गया। चलते चलते पीता रहा, लेकिन मुझे खुद नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। शहर भर में मेरी कई प्रॉपर्टीज थी, मगर उनमें से कोई भी मेरा घर नहीं था। वेडिंग हाउस मुझे लियू रुयान के धोखे की याद दिलाता था, जबकि चेन फैमिली मैंशन मुझे शन यूचू के मुझसे बिछड़ने की याद दिलाता था। जहाँ भी जाता वही दर्द सामने आ जाता। मैं आधी रात तक एक भटके हुए साए की तरह सुनसान सड़कों पर चलता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा इस दुनिया में कोई अपना नहीं बचा। मैं एक बेघर आवारा कुत्ते की तरह शहर की गलियों में भटकता रहा। आखिर देर रात सड़क किनारे एक 5 स्टार होटल दिखाई दिया। लड़खड़ाते कदमों से मैं अंदर गया, अपने लिए प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक किया, रूम कार्ड लिया और अकेला लिफ्ट में चढ़ गया। प्रेसिडेंशियल स्वीट 6वीं मंजिल पर था। लिफ्ट जब 50 से ऊपर पहुंची तो अचानक रुक गई। तभी अस्त व्यस्त कपड़ों में एक बेहद खूबसूरत लड़की लड़खड़ाते हुए लिफ्ट में दाखिल हुई। उसने क्रीम कलर की बॉडी फिट लॉन्ग ड्रेस पहन रखी थी, जो उसके परफेक्ट फिगर को और भी उभार रही थी। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि लियू रुयान भी उसके सामने फीकी न लगे। मैंने बस एक नजर उसे देखा और फिर नजरें हटा लीं। मैं खुद नशे में था और बस जल्दी से बेड पर जाकर सोना चाहता था, लेकिन वह लड़की मुझसे भी ज्यादा नशे में लग रही थी। उसका शरीर लगातार डगमगा रहा था। उसके गोरे हाथ लिफ्ट की रेल भी नहीं पकड़ पा रहे थे। अगले ही पल वह पूरी तरह मेरी तरफ गिर पड़ी। मैंने रिफ्लेक्स में उसे संभाल लिया। उसे छूते ही ऐसा लगा जैसे किसी ठंडे व्हाइट जेड को बाहों में ले लिया हो, लेकिन अगले ही पल मुझे महसूस हुआ कि उसके शरीर का टेम्परेचर असामान्य रूप से बहुत ज्यादा था। उसकी गोरी स्किन पर लाल निशान भी उभर आए थे। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने अपना चेहरा उठाया और अचानक मेरे होंठों पर अपने होंठ रखी। उसने दोनों हाथों से मेरी गर्दन कसकर पकड़ ली। मैंने किसी तरह खुद को संभाला। जैसे ही लिफ्ट रुकी मैं उसे सहारा देकर अपने रूम तक ले गया। रूम में पहुंचते ही उसकी हालत और भी बेकाबू हो गई। वह मेरे और अपने कपड़े उतारने लगी। मैंने घबरा कर कहा, मिस मिस, लेकिन उसने धीरे से कहा, कुछ मत कहो, बस मुझे किस करो। मेरे होंठ फिर से बंद हो गए। मेरे सामने इतनी खूबसूरत लड़की थी, ऊपर से मैं खुद भी शराब के नशे में था। उस पल मैं भी अपने होश पर काबू नहीं रख पाया और आंखें बंद करके सब कुछ भूल गया। उसी रात होटल के उस रूम में हमारे बीच पति पत्नी जैसा रिश्ता बन गया। दूसरी तरफ लियू रुयान जब चेन फैमिली मैंशन पहुंची तो उसे अंदर आने तक नहीं दिया गया। बहुत देर तक विनती करने के बाद बटलर अंकल ली ने सिर्फ इतना बताया कि मैं वेडिंग हाउस गया हूँ। यह सुनकर लियू रुयान के चेहरे पर उम्मीद लौट आई। उसने सोचा चेन मो के दिल में अब भी मेरे लिए जगह है। वह वेडिंग हाउस में मेरा इंतजार कर रहा होगा। वह बिना रुके तुरंत वेडिंग हाउस की तरफ भागी, लेकिन वहां पहुंचने पर मैं कहीं नहीं था। पूरे घर में सिर्फ कुछ बॉडीगार्ड्स थे जो बेसबॉल बैट से हर डेकोरेशन तोड़ रहे थे। ये देखकर लियू रुयान गुस्से से चिल्लाई, रुको, तुम लोग क्या कर रहे हो? किसने कहा सब तोड़ने के लिए? अभी के अभी बाहर निकलो। बॉडीगार्ड्स उसे पहचानते थे। उनमें से एक बोला, यंग मास्टर ने खुद ऑर्डर दिया है। वे भी असमंजस में थे। अगर बाद में मेरा और लियू रुयान का पैचअप हो गया तो कहीं सजा उन्हें ही न मिल जाए। लियू रुयान फिर चिल्लाई, एक बार और नहीं कहूंगी, अभी निकलो। मजबूर होकर सभी बॉडीगार्ड्स बाहर चले गए। उनके जाते ही वह जमीन पर बैठ गई। पहली बार उसे एहसास हुआ कि मैं सचमुच हमेशा के लिए जा चुका हूँ। तभी उसकी नजर कारपेट पर गिरे मेरे खून पर पड़ी। सफेद कारपेट पर फैला गहरा लाल खून उसकी आंखों में चुभ गया। वह कांपते हुए बुदबुदाई, जन्मो, उसने खून की उल्टी की थी। मैंने आखिर उसके साथ क्या कर दिया? वह वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। इस समय वह किसी सूखे पत्ते की तरह टूटी हुई और बेबस लग रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ पछतावा और दर्द था। उधर प्रेसिडेंशियल स्वीट के आलीशान बेड पर मैं और वह अनजान लड़की गहरी नींद में थे। सुबह जब लड़की की आंख खुली तो वह कुछ पल के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह गई। उसे समझ आया कि वह किसी अनजान रूम में है और उसके पास एक अनजान आदमी सो रहा है। वह चीखने ही वाली थी, लेकिन तुरंत उसने अपना मुंह हाथ से ढक लिया। उसे डर था कि कहीं मुझे जगह न दे। उसका नाम लियू मेंग्याओ था। वह मैजिक सिटी ओपेरा एकेडमी की फाइनल ईयर स्टूडेंट थी और ग्रेजुएशन से पहले ही होंगी फिल्म कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी थी। पिछली रात वह अपने सीनियर जंग जी के बुलावे पर हंगजो एक परफॉर्मेंस के लिए आई थी। शो खत्म होने के बाद जंग जी उसे कुछ इन्वेस्टर्स से मिलाने ले गया। आने से पहले ही उसने इशारों में कह दिया था कि आज रात थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन लियू
लियू मेंगयाओ को नहीं पता था कि उसका मतलब अपने शरीर का सौदा करना है। उसने उसी वक्त मना कर दिया और वहां से जाने लगी। जंग जी ने उसे रोक लिया और कहा कि कम से कम जाते जाते एक ग्लास वाइन पी लो। उसे लगा कि वाइन पीकर वह चली जाएगी, लेकिन वही उसकी नाइटमेयर की शुरुआत थी। वाइन में ड्रग मिला हुआ था। कुछ ही देर में उसका दिमाग सुन्न होने लगा और उसे एक स्वीट में ले जाकर इन्वेस्टर्स के लिए छोड़ दिया गया। किस्मत अच्छी थी कि जब वह आदमी उसके पास आया तो उसने उसके ऊपर उल्टी कर दी। उस आदमी के बाथरूम जाने का फायदा उठाकर वह रूम से भाग निकली, लेकिन भागते भागते आखिरकार मेरी लिफ्ट में आ गई। अब सुबह बेड पर सोए हुए मुझे देखकर उसे पिछली रात की सारी बातें याद आने लगी। उसे याद आया कि उसी ने पहले मुझे किस किया था। पिछली रात की सारी बातें याद करके उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह धीरे से बोली, अब मैं क्या करूं? फिर उसने मेरी तरफ दोबारा देखा। उसे लगा कि जिसने उसकी पहली रात ली कम से कम वह दिखने में अच्छा इंसान है। उसने धीरे से मेरे चेहरे को देखते हुए कहा, अच्छा हुआ वो तुम थे, चलो तुम ही सही। अगर वो बूढ़ा आदमी होता तो शायद मैं जी ही नहीं पाती। वह नंगे पांव बेड से नीचे उतरी। उसकी गोरी स्किन किसी ग्रीक गॉडेस जैसी चमक रही थी। उसने जमीन पर पड़े अपने फटे हुए कपड़े उठाए और जैसे तैसे पहन लिए, लेकिन वे उसके शरीर को ढक नहीं पा रहे थे। मजबूर होकर उसने मेरी जैकेट पहन ली। फिर धीरे से खुद से बोली, मैंने इसके साथ रात बिताई, अब इसकी जैकेट भी लेकर जा रही हूँ। क्या ये थोड़ा गलत नहीं है? कुछ पल सोचने के बाद उसने अपने गले से नेकलेस उतारकर बेड के पास रख दिया और साथ में एक नोट भी छोड़ दिया। फिर हल्की सी कड़वी मुस्कान के साथ बोली, क्या इसे मेरा पहली बार किसी को पैसे दिए बिना दे देना समझूं, या फिर मैंने ही इसे हायर कर लिया? इतना कहकर उसने अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लिया। उसकी आंखों में आंसू भी थे और होंठों पर मजबूर मुस्कान भी। फिर उसने मेरी जैकेट को अपने चारों तरफ कसकर लपेट लिया और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन दरवाजे तक पहुंचकर वह अचानक रुक गई। उसने बड़ी नजाकत से पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा। मैं गहरी नींद में बिल्कुल बेखबर सो रहा था। उसने मेरी शक्ल को ऐसे देखा जैसे उसे हमेशा के लिए अपने दिल में बसा लेना चाहती हो। कुछ पल बाद उसने बिना हिचकिचाए दरवाजा खोला और चुपचाप चली गई। मैं इतनी गहरी नींद में था कि दोपहर होने के बाद जाकर मेरी आंख खुली। जागने पर रूम में लियू मेंगयाओ कहीं दिखाई नहीं दी। तभी मुझे समझ आया कि वह बहुत पहले जा चुकी है। मेरी नजर बेड के पास गई जहां उसका नेकलेस और एक चिट्ठी रखी थी। उस पर लिखा था, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, इसे दिल पर मत लेना। आपकी जैकेट मैं पहनकर ले जा रही हूँ, बदले में ये नेकलेस छोड़ रही हूँ। मैंने नेकलेस उठाकर अपनी हथेली में लिया, उसे नाक के पास ले जाकर उसकी हल्की सी खुशबू महसूस की। फिर मेरी नजर बेडशीट पर पड़े लाल खून के निशान पर गई। मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। मेरे साथ रात बिताकर इतनी आसानी से भाग जाओगी, ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और बॉडीगार्ड लियू हाओ को कॉल किया। कल रात जो लड़की मेरे रूम में आई थी, 1 घंटे के अंदर उसकी पूरी जानकारी चाहिए और मेरे लिए नए कपड़े भी लेकर आओ। इतना कहकर मैंने उसकी बात सुने बिना ही फोन काट दिया और बाथरूम में नहाने चला गया। उधर फोन करते ही लियू हाओ के होश उड़ गए। क्या कल रात कोई यंग मास्टर के रूम में घुस गया था? जल्दी सीसीटीवी चेक करो, पता लगाओ वो लड़की कौन थी। मैं नहाकर बाहर निकला ही था कि लियू हाओ नए कपड़े और एक फाइल लेकर रूम के बाहर पहुंच गया। मैंने फाइल खोले बिना कपड़े पहनते हुए पूछा, क्या पता चला? लियू हाओ बोला, यंग मास्टर, उस लड़की का नाम लियू मेंगयाओ है। वह अभी भी कॉलेज स्टूडेंट है और मैजिक सिटी ओपेरा एकेडमी में पढ़ती है। कल उसे हंगजो एक परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया था। शो खत्म होने के बाद डिनर पार्टी में उसके ड्रिंक में ड्रग मिला दिया गया। मैंने पूछा, अब वह कहाँ है? लियू हाओ बोला, सुबह सुबह हाई स्पीड ट्रेन से मैजिक सिटी लौट गई। मैंने फिर पूछा, उसे बुलाने वाला कौन था? लियू हाओ ने जवाब दिया, उसका नाम जांग जिए है, वही ओपेरा एकेडमी का सीनियर है। मैंने ठंडी आवाज में पूछा, मतलब ड्रग उसी ने मिलाया? लियू हाओ बोला, शायद उसी ने, अगर उसने खुद नहीं मिलाया तो भी वह पूरा पार्टनर था। मैंने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, पार्टनर? सीधी भाषा में कहो तो वह गर्ल्स सप्लाई करने वाला दलाल है। फिर मैंने पूछा, लियू मेंगयाओ को किसके पास भेजा जा रहा था? लियू हाओ कुछ झिझकते हुए बोला, सर उस आदमी को आप अच्छी तरह जानते हैं। मैंने कोट पहनते हुए पूछा, कौन? उसने धीमे से कहा, चिन थर्ड मास्टर। मैं कुछ पल सोचता रहा, फिर अचानक याद आया, क्या चिन्बो? चिन्है का छोटा भाई? लियू हाओ बोला, जी वही। उसका नाम सुनते ही मेरे दांत भींच गए। चिन्बो लालची, कैरेक्टरलेस और बेहद घटिया इंसान था। वह हमेशा चेन फैमिली का नाम लेकर बाहर लोगों पर रौब झाड़ता था। पहले वह लियू फैमिली की एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड था। बाद में चिन्हाई ने मुझसे उसके लिए जॉब मांगी। उस समय मैं अपने होने वाले फादर इन लॉ को खुश करना चाहता था, इसलिए मैंने चिन्बो को सीधे चेन ग्रुप हेडक्वार्टर्स में लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर बना दिया। लेकिन पावर मिलते ही उसने पूरे चिन फैमिली को कंपनी में भर दिया। रिश्वत, कमीशन, करप्शन और फ्रॉड से उन्होंने पूरी कंपनी का माहौल खराब कर दिया। मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड इतना ताकतवर बन जाएगा। शन यूचू ने कई बार उसकी शिकायत की थी, लेकिन मैंने हमेशा चिन्हाई और लियू रुयान की खातिर बात डाल दी। बाद में तो चिन्बो की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उसने शन यूचू तक को खुलेआम छेड़ना शुरू कर दिया। हालांकि वह सिर्फ जुबान चलाने की हिम्मत करता था। पिछले जन्म में मैंने उसे नहीं छुआ, लेकिन इस जन्म में सबसे पहले उसी का हिसाब होगा। मैंने लियू हाओ से कहा, मुझे कंपनी ले चलो। बीबो टावर हंगजो की सबसे मशहूर स्काईस्क्रेपर थी और पूरी बिल्डिंग चेन फैमिली की थी। चेन ग्रुप हेडक्वार्टर्स भी वहीं था। मैंने बॉडीगार्ड्स को साथ आने से मना कर दिया। बिल्डिंग से कुछ दूर उतरकर मैं अकेला अंदर चला गया, लेकिन एंट्रेंस पर ही एक भारी भरकम खूंखार चेहरे वाला सिक्योरिटी गार्ड मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसने ऐसे घूर कर देखा जैसे मैं उसका 5 करोड़ रुपए लेकर भाग गया हूँ और रूखे लहजे में बोला, ए कहाँ घुस रहे हो? किसी को बताए बिना सीधे अंदर चले आ रहे हो? अगर कंपनी की सिक्योरिटी का हाल ऐसा है तो इस बिल्डिंग को आज ही बंद कर देना चाहिए। मैंने शांत आवाज में कहा, हाँ मुझे चेन ग्रुप हेडक्वार्टर्स जाना है। सिक्योरिटी गार्ड हंसते हुए बोला, तुम्हें जाना है तो चले जाओगे, किस हक से? अपॉइंटमेंट है। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। अपनी ही कंपनी में जाने के लिए मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए? भले ही मैं लंबे समय से कंपनी नहीं आया था, लेकिन अपने मालिक को पहचानना तो हर एम्प्लॉई की सबसे बेसिक ड्यूटी होती है। साफ था कि यह गार्ड अपनी सबसे जरूरी जिम्मेदारी भी पूरी नहीं कर पाया था। मैंने ठंडे स्वर में कहा, पूरी बिल्डिंग
मेरी है, मैं जहाँ चाहूँ जाऊँ, तुम्हें मुझे रोकने का कोई हक नहीं। मेरी बात सुनकर वह जोर से हंस पड़ा। अरे वाह, बड़ा हीरो बन रहा है, क्या खुद को चेनमो समझता है? अगर तू चेनमो है तो मैं उसका मरा हुआ बाप चेन होंगवेन हूँ। चल पहले मुझे बाप बोल। उसकी बात सुनते ही मेरी आंखों में हत्या जैसा गुस्सा भर गया। मुझे गाली देना मैं सह सकता था, लेकिन मेरे पिता का अपमान, ये इंसान अब बचने वाला नहीं था। मैं बॉडीगार्ड्स को बुलाने ही वाला था कि तभी दूसरा सिक्योरिटी गार्ड भागता हुआ आया। उसने मुझे देखते ही तुरंत सलाम किया और सम्मान से बोला, यंग मास्टर माफ कीजिए, हमें पता नहीं था कि आप आने वाले हैं, इसलिए आपका स्वागत करने की तैयारी नहीं हो सकी। ये नया गार्ड लगभग 40 साल का था। उसकी यूनिफॉर्म साफ सुथरी थी, चेहरा गंभीर था और पूरा व्यक्तित्व प्रोफेशनल लग रहा था। उसके सामने पहला गार्ड बिल्कुल निकम्मा दिखाई दे रहा था। पहला गार्ड हंसते हुए बोला, अरे लाओ माँ, तुझे क्या हो गया? यही तेरा यंग मास्टर है? मजाक मत कर, चेन फैमिली का यंग मास्टर कभी अकेले आता है? उसके साथ 7-8 बॉडीगार्ड्स रहते हैं। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मैंने लाओ माँ से पूछा, तुमने मुझे कैसे पहचाना? उसने सम्मान से जवाब दिया, 1 साल पहले आप कंपनी आए थे, उस समय मुझे आपको देखने का सौभाग्य मिला था। पहले वाले गार्ड ने जब लाओ माँ की गंभीरता देखी तब जाकर उसके दिमाग की घंटी बजी। उसने मुझे दोबारा गौर से देखा। इस बार उसे मेरे चेहरे पर वह जन्मजात शाही व्यक्तित्व और आत्मविश्वास साफ दिखाई दिया, लेकिन सच्चाई जानने के बाद भी उसके चेहरे पर डर नहीं आया। वह उल्टा हंसते हुए मेरे पास आया और बोला, अरे जीजा जी, आखिर आज आपसे मुलाकात हो ही गई। मैं जाओ काई हूँ, लियू रुयन का कजन, अभी सिक्योरिटी टीम का डेप्यूटी कैप्टन हूँ। आखिर हम तो अपने ही लोग हैं। इतना कहकर वह मेरे बहुत करीब आ गया। उसके शरीर से इतनी तेज पसीने की बदबू आ रही थी जैसे कई दिनों से नहाया ही न हो। ऊपर से सिगरेट और मुंह की बदबू ने मेरा दम घोंट दिया। मैं एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैंने उसे जोर से धक्का दिया और ताजी हवा लेने के लिए एक तरफ हट गया। फिर मैंने लाओ माँ से कहा, पूरी सिक्योरिटी टीम को अभी यहीं बुलाओ। लाओ माँ ने बिना कोई सवाल किए तुरंत आदेश मान लिया। उधर जाओ काई के चेहरे पर हल्की घबराहट दिखाई देने लगी। 2 मिनट बाद दर्जनों सिक्योरिटी गार्ड्स लाइन बनाकर हॉल में खड़े थे। लाओ माँ ने उन्हें 2 कतारों में मेरे सामने खड़ा कर दिया। मैंने सभी पर नजर डालते हुए पूछा, सब लोग आ गए? मेरा सवाल सुनकर लाओ माँ झिझक गया। उसने अनजाने में जाओ काई की तरफ देखा। उसी पल मुझे समझ आ गया कि जाओ काई का यहाँ कितना दबदबा है। लाओ माँ जैसा ईमानदार आदमी भी उससे डरता था। मुझे गुस्सा आ गया। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, उससे नहीं। उसकी तरफ क्यों देख रहे हो? क्या ये कंपनी उसके बाप की है? तुम्हें सैलरी कौन देता है? सच तो ये था कि गलती मेरी ही थी। मैंने पहले लियू रुयान के परिवार को जरूरत से ज्यादा छूटी थी। लाओ माँ घबरा गया और तुरंत बोला, माफ कीजिए यंग मास्टर, मैं हमेशा चेन फैमिली का वफादार रहूंगा। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मैंने उसे अपने पास बुलाया और कहा, सच सच बताओ, अभी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की हालत क्या है? किसी से मत डरो। आज मैं कंपनी के सारे गंदे लोगों को साफ करने आया हूँ। मेरी बात सुनते ही लाओ माँ की आंखों में उम्मीद लौट आई। उसने बिना झिझक कहा, यंग मास्टर, मेरी टीम में ज्यादातर रिटायर्ड सोल्जर्स हैं, लेकिन बाकी 2 टीम्स पूरी तरह चिन फैमिली के रिश्तेदारों से भरी हुई हैं। उनमें ज्यादातर जाओकाई जैसे निकम्मे लोग हैं। वे कंपनी में कोई काम नहीं करते, मैनेजमेंट की बात नहीं मानते और सिक्योरिटी ड्यूटी भी नहीं करते। पूरा दिन गार्ड रूम में बैठकर ताश खेलते रहते हैं। ये सुनते ही मेरा गुस्सा फटने वाला था। मैं उन्हें सैलरी खेलने के लिए देता हूँ? लाओ माँ ने आगे कहा, पहले मैं पूरे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का कैप्टन था, लेकिन चिन फैमिली के लोग आने के बाद मुझे हटा दिया गया और जाओ काई के पिता को कैप्टन बना दिया गया, मगर वह खुद महीनों तक ऑफिस नहीं आता। मेरा चेहरा और ठंडा हो गया। ये चिन फैमिली का हेडक्वार्टर्स था और उसकी सिक्योरिटी का ये हाल था। अगर कंपनी के डॉक्यूमेंट्स या एम्प्लॉइज के साथ कुछ हो जाता तो जिम्मेदार कौन होता? मैंने धीरे से लाओ माँ के कंधे पर हाथ रखा और कहा, लाओ माँ, तुम लोगों ने बहुत सहा है, गलती मेरी थी। मैंने ही उन लोगों को इतना सिर चढ़ाया कि आज उन्होंने हमारे कई पीढ़ियों की मेहनत से खड़ी की गई कंपनी को बर्बाद करने की नौबत ला दी। मेरी बात सुनकर लाओ माँ की आंखें भर आईं। वह 20 साल से चेन फैमिली में काम कर रहा था। अगर उसे सिर्फ नौकरी करनी होती तो वह कब का दूसरी कंपनी चला जाता। वह आज तक सिर्फ चेन फैमिली के लिए रुका था। उसने भावुक होकर कहा, यंग मास्टर, अब आपको सच समझ आ गया, बस यही काफी है, अभी भी देर नहीं हुई। मैं उसकी बात समझ गया। तभी पीछे से शेन यूचू अपने असिस्टेंट्स और सेक्रेटरीज के साथ मेरी तरफ आई। उसने मुस्कुराकर पूछा, चेन मो, तुम कंपनी आ गए, ऊपर क्यों नहीं आए? वह हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरी हुई थी। आज उसने ब्लैक बिजनेस सूट पहन रखा था जिसमें उसकी लंबी और खूबसूरत पर्सनालिटी और भी निखर रही थी। उसे फिर से सामने देकर मेरी आंखें भर आईं। उसने मेरे चेहरे की तरफ देखा और चिंता से पूछा, क्या हुआ? किसी ने तुम्हें परेशान किया? क्या इन सिक्योरिटी गार्ड्स ने तुम्हारा अपमान किया? वह इन गार्ड्स की असलियत अच्छी तरह जानती थी। अगर मैंने पहले उसे रोका ना होता तो वह कब की इन सबको बाहर निकाल चुकी होती। मैंने सिर हिलाया, नहीं। फिर भावुक होकर बोला, दीदी, गलती मेरी थी। मैंने अच्छे और बुरे लोगों में फर्क नहीं किया और तुम्हें इतने साल बेवजह परेशान होने दिया। शेन यूचू ने लाओ माँ की तरफ देखा। लाओ माँ ने हल्का सा सिर हिलाकर सब समझा दिया। शेन यूचू ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, चेन मो, तुम मेरे सबसे अपने हो। तुम जो भी फैसला लोगे, तुम्हारी दीदी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि पिछले जन्म में भी उसने सिर्फ मेरे एक फोन पर बिना विरोध किए पूरी कंपनी की पावर मुझे सौंपी थी। जब मैं वेजिटेटिव स्टेट में पड़ा था तब भी वही दिन रात मेरी सेवा करती रही। मैंने मन ही मन कसम खाई, दीदी, पिछले जन्म में मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया, इस जन्म में इन सभी दीमकों को जड़ से खत्म कर दूंगा। मैंने तुरंत आदेश दिया, लीगल डिपार्टमेंट को बुलाओ, पुलिस को भी इन्फॉर्म करो, इन सभी लोगों को अरेस्ट किया जाएगा। इन्होंने कंपनी का जितना पैसा खाया है, 1-1 रुपया वापस निकलवाऊंगा। चेयरमैन ऑफिस में पहुंचते ही मैं गुस्से से फट पड़ा। शेन यूचू ने मेरे सामने जो फाइल्स रखी थी उन्हें पढ़ते पढ़ते मैंने गुस्से में मेज पर जोर से हाथ मार दिया। असल में शेन यूचू कभी चुप नहीं बैठी थी। भले ही उसके पास कार्रवाई करने का अधिकार नहीं था, लेकिन चिन फैमिली के हर इलीगल काम का पूरा रिकॉर्ड उसने सालों से इकट्ठा करके रखा था। वह सिर्फ उस दिन का इंतजार कर रही थी जब मुझे सच्चाई का एहसास होगा। पिछले जन्म में मैंने ये फाइल्स कभी नहीं देखी, लेकिन इस जन्म में वे आखिर मेरे सामने थीं। उन्हें पढ़कर मुझे पहली बार पता चला कि चिन फैमिली के लोगों ने कंपनी के साथ कितनी बड़ी बड़ी गद्दारियां की थी और ली जोरेन, चेन होंगवेन
चेन और ल्यू हुईचिन ने पलट